मैं काफ़ी समय से ऑस्ट्रेलिया पर वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि मैं इस बारे में कभी कभी अलग अलग वीडियो में भविष्यवाणी करता रहा हूँ। मैं कहूँगा कि कम से कम 4 साल से, क्योंकि 5 साल पहले मैं यूरोप गया था और फिर मैंने कई पीढ़ियों तक बड़े पैमाने पर प्रवास के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मैंने इसे देखा। मैं सोच रहा था यही है जिसे वे बहुसांस्कृतिकता कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं था, तो मैं इसे देख रहा था। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें तो शायद आप देखेंगे कि यह ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है। मैं हमेशा यही कहा करता था। अब ये शुरू हो गया है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में अपनी 10 बड़ी भविष्यवाणियां बताना चाहता हूं जो आप अगले कुछ वर्षों में देखेंगे। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं यूं ही हवा में बना रहा हूं। मैं इसे गढ़ नहीं रहा हूं। अधिकांश लोग देख रहे होंगे कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कल्पना करें कि जो दिख रहा है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था, क्योंकि कोविड के ठीक बाद दुर्भाग्यवश हमें ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे खराब प्रधानमंत्री सबसे खराब समय पर मिला। तो एल्बनीजी सत्ता में आए कब? 2022 या 2023 मुझे लगता है। और जैसे ही वे आए उन्होंने हर साल 5 लाख लोगों को लाना शुरू कर दिया। शुरू के कुछ सालों तक हमें कुछ भी नजर नहीं आया। अब मेरी पहली बड़ी भविष्यवाणी है कि आप मेलबर्न और सिडनी के ऑस्ट्रेलियाई उपनगरों में ये चीज़ बढ़ती देखेंगे और फिर ये अन्य शहरों में भी फैल जाएगा जो ऑस्ट्रेलियाई काम और तीसरी दुनिया जैसे ज़्यादा दिखने लगेंगे। मैं कह रहा हूं यह तीसरी दुनिया जैसा लगेगा। सिर्फ ये नहीं कि आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो अलग दिखते हैं, जिसे एंथनी एल्बनीज़ी हमेशा इस बात तक सीमित कर देते हैं कि ये लोग 70 के दशक के ऑस्ट्रेलिया में वापस जाना चाहते हैं। वे आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आप अलग दिखते हैं। हम सिर्फ त्वचा के रंग की नहीं, पूरे क्षेत्र की सुंदरता की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग नस्लीय रूप से अलग दिखते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ ज़्यादा कचरा फेंका जा रहा है। आप सड़कों पर ज़्यादा कूड़ा देखेंगे। हमने सचमुच यूके में और हाल ही में जापान में भी ऐसा देखा है। जापान को दुनिया के सबसे साफ देशों में से एक माना जाता था, क्योंकि ये उनके स्वभाव का हिस्सा था, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा था। इसी वजह से उनके लिए स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण थी। अब पिछले 1 साल में उन्होंने अपने देश में तीसरी दुनिया के प्रवासियों को लाना शुरू कर दिया है। अब आप कई वीडियो देख रहे हैं जहां हर जगह कचरा और गंदगी फैली है। लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। ये यूके में हुआ है। अगर आप यूके के मुस्लिम इलाकों में जाएं या यहाँ तक कि भारतीय इलाकों जैसे साउथ हॉल में जाएं तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि रुको, मैं अब लंदन में नहीं हूँ, मैं भारत, पाकिस्तान या कहीं और भी हूँ। तो यह और अधिक दिखेगा। अभी आप सिडनी के बैंक्सटाउन में देख रहे हैं, शायद लीच हार्ट, नोबल पार्क, सैंडाउन पार्क मेलबर्न में। तो आप यह देख रहे हैं। अब यह अन्य उपनगरों में भी फैलना शुरू हो जाएगा। ये होने वाला है। आप कुछ नहीं कर सकते, बस वन नेशन जैसी दक्षिणपंथी पार्टी चुने और उम्मीद करें कि हम इसे बदल सकते हैं। लेकिन जब तक लेबर सत्ता में बनी रहती है, ऑस्ट्रेलिया वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने अब तक देखा है, बल्कि बहुत अलग दिखेगा। दूसरा, अपराध में तेज बढ़ोतरी दिखेगी। आंकड़े नकारे नहीं जा सकते। अब सेंट्रिस्ट और सेंटर लेफ्ट भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर रहे। उन्होंने माना कि थर्ड वर्ल्ड कल्चर से आए लोग अपनी सांस्कृतिक मूल्य लाते हैं, जिससे चोरी, बलात्कार, घरफोड़िया जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में इसे छोटे स्तर पर देख रहे हैं। वहाँ अभी अफ्रीकी गैंग्स ऐसा कर रही हैं। मुझे यकीन है आपने नाइट क्लबों, शराब की दुकानों, वेश्यालयों और स्ट्रिप क्लबों पर हुए पेट्रोल बम के हमले देखी होगी। एक मिडिल ईस्टर्न आदमी ने कहा कि वह व्यक्ति, जिसका नाम मुझे याद नहीं, इन अफ्रीकी किशोरों से हमले करवा रहा है, लेकिन पैसे के लिए वसूली नहीं कर रहा, क्योंकि उसने कहा यह हराम है। यही एक पहलू है। ये सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है। इसलिए ऐसी घटनाएं और अधिक होंगी और एक तरह की अनौपचारिक शरीयत दिखेगी। हमने यह घटना लगभग 10 साल पहले यूके में देखी थी। मैंने उन वीडियो को कई बार चलाया है जहां शरीयत गश्त होती है। मुसलमान बस घूम रहे होते हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे होते हैं, समलैंगिकों को परेशान कर रहे होते हैं। तुम यहां से चले जाओ। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही देखा है, जहां मुस्लिम पुरुषों ने समलैंगिक पुरुषों को ग्राइंडर जैसे गे ऐप्स पर फंसाया है
और उन वीडियो को बहुत फैलाया गया है। मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आगे भी ऐसा और देखेंगे। ऐसा अपराध जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी अपराध प्रवृत्ति का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों के भी कई आपराधिक मामले हैं, लेकिन उनकी प्रकृति अलग होती है। यह वैसा नहीं होगा जैसा ऑस्ट्रेलियाई लोग पहले किया करते थे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ऑस्ट्रेलियाई लोग, यहाँ तक कि जब हमारे गैंग वॉर अपने चरम पर थे, तब भी ऑस्ट्रेलियाई लोग दूसरों के घरों में जबरन नहीं घुसते थे। वे अक्सर ड्राइव बाय शूटिंग करते थे, लेकिन किसी कारणवश वे घर में जबरन नहीं घुसते थे। वे घर के अंदर नहीं जाते थे। लेकिन ये अफ्रीकी गैंग्स ने दिखा दिया है कि नहीं, उन्हें उस सीमा की कोई परवाह नहीं है। उन्हें घरों में जबरन घुसना पसंद है। वे सच में अंदर जाते हैं। कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, दुर्भाग्यवश, क्योंकि विदेशी संस्कृति से हमारा यही मतलब है। तो जब आप दूसरी संस्कृतियों के लोगों को लाते हैं, तो वे अपनी सांस्कृतिक सोच, सांस्कृतिक गतिविधियां और अपने तरह के अपराध भी साथ लाते हैं। आप ऐसा और ज़्यादा देखेंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के खिलाफ हिंसा, यौन हिंसा में अचानक बढ़ोतरी होने वाली है। वे इसका अनुभव करेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने ग्रूमिंग गैंग जैसी घटनाएं देखी हैं, फिर भी फर्क समझना जरूरी है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी पीडोफाइल हैं, जैसे यूके में था, लेकिन अब एक नया वर्ग उभरा है। यूके में बच्चों का यौन शोषण होता है। उन्होंने इसे ऐसे विभाजित किया है, CSE बच्चों का यौन शोषण है और GCSC समूह आधारित बच्चों का यौन शोषण है। तो उन्होंने देखा है कि CSE में गोरे पुरुषों का बच्चों के यौन शोषण में सबसे बड़ा हिस्सा है। आप जानते हैं, वो अकेला पेडोफाइल जो बस किसी बच्चे को फंसाने के इंतजार में है। आप जानते हैं, औसत रूढ़िवादिता यही है कि वो स्कूल के खेल मैदान के आसपास घूम रहा है वगैरह। अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और द्वितीयक न्याय मिलता है। यही पश्चिमी संस्कृति है। पश्चिमी समाज इसी तरह उस समस्या से निपटता है। अब आप एक और संस्कृति को लाते हैं जो बच्चों को पूरी तरह अलग नजरिए से देखती है, खासकर काफिरों के बच्चों को। वे गोरे बच्चों को भी पूरी तरह अलग नजरिए से देखते हैं। तो वे क्या करते हैं? उन्होंने यह नया चलन शुरू किया है जिसे अब GCSU कहा जाता है, जिसमें वे बच्चों को फुसलाते हैं, उन्हें शराब, सिगरेट, नशे की चीजें देते हैं। और अगर आप 13-14 साल के बच्चे हैं, अगर आप एक असुरक्षित बच्चा है, तो वे इसी संवेदनशीलता का फायदा उठाते हैं। एक श्वेत परिवार 14 साल की लड़की का उतना शोषण करने के लिए उतावला नहीं होगा जितना कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी संस्कृति से आया है और जो गैर विश्वासियों को नीच प्राणी मानता है। उनके प्रति रवैया अलग रहता है और ब्रिटेन में एक समुदाय अलग दिखता है। ये ब्रिटिश पाकिस्तानी समुदाय है, न कि ब्रिटिश सिख और न ही ब्रिटिश बंगाली मुस्लिम। आप जानते हैं, ब्रिटिश बंगाली मुस्लिमों की आपराधिक समस्याएं हैं, लेकिन वे ग्रूमिंग गैंग मामलों में ज़्यादा शामिल नहीं हैं। तो मामला ब्रिटिश पाकिस्तानी समुदाय का ही है। और जब आप इसे और गहराई से देखें तो पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा मीरपुर है? पाकिस्तानी। तो 50% ब्रिटिश पाकिस्तानी इस क्षेत्र मीरपुर से है। वह क्षेत्र पाकिस्तान में काफ़ी पिछड़ा है। मुख्यधारा की पाकिस्तानी समाज भी नहीं है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। मैं आपको ज़्यादा जानकारी देकर समझाना चाहता हूँ कि लोग खास तरह से क्यों व्यवहार करते हैं और संस्कृतियाँ क्यों मायने रखती हैं। तो उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों ने छोटे बच्चों का शोषण किया, उन्हें शराब वगैरह दी और इस तरह की चीज़ें दी, और उन्होंने उनमें नशे की लत पैदा कर दी और फिर उनका शोषण किया। एक बार जब उन्होंने इस बच्चे को अपने काबू में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, तो हमने देखा कि कुछ सबसे भयानक अपराध किए गए और ये दशकों तक चलते रहे। और फिर जो और भी दिलचस्प है वो ये है कि प्रशासन, जिसमें स्थानीय पार्षद, पुलिस के सदस्य, यहाँ तक कि सांसद भी शामिल थे, उन्होंने पाया कि किसी वजह से वे इसे छुपा रहे थे। कुछ लोग तो इसमें सीधे तौर पर शामिल थे। कुछ लोगों के अपने हित इससे जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए इसे छुपाया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जाए। इसलिए उन्होंने इसे लंबे समय तक छुपाए रखा। उन्होंने इससे इनकार किया, लेकिन अब वे इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे कह रहे हैं, हाँ, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे कि केसी बैरोनिस की रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है, देखिए, ठीक है, GCSE में ये मुसलमान हैं, ये ब्रिटिश पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ब्रिटिश मीरपुर पाकिस्तानी मुसलमान हैं, तो ठीक है, आप तर्क दे सकते हैं,
तो ये सभी मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वहाँ एक तत्व मौजूद हो सकता है। तो यही वजह है कि हमने देखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। उदाहरण के लिए ये चीज़ कल खबरों में थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ठीक है? जितना ज़्यादा समय मैं बिताता हूँ उतने ही ज़्यादा ऐसे उदाहरण मुझे मिल सकते हैं। इसे देखिए, उदाहरण के लिए इसे देखिए। 2 लोगों पर आरोप लगा है कि उन्होंने सिडनी के लिवरपूल में एक महिला का अपहरण करने की कोशिश की। वे मध्य पूर्वी थे। हमारे पास एक और खबर थी, शायद 1 महीने पहले। अगर मिलती है तो आपको दिखाऊंगा। वे भी मध्य पूर्वी मुस्लिम थे। उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई महिला के साथ भयानक सुलूक किया। तो इसमें एक तत्व है। मध्य पूर्वी मुस्लिम पुरुषों में ऐसी सोच हो सकती है कि गोरी महिलाएं उनके नीचे की गंदी काफिर हैं, क्योंकि कुछ बाल यौन शोषण गिरोह के अपराधियों, उस घोटाले के कुछ अपराधियों ने तो ये बात खुलकर कही भी थी। गोरी लड़कियों को ये लोग अमानवीय नामों से बुलाते हैं और वे कहते हैं कि उनका बस एक ही इस्तेमाल है। जब आप ये आंकड़े वामपंथियों या तीसरी दुनिया के प्रवासियों के लिए बहाने बनाने वालों को दिखाते हैं, वे कहते हैं गोरे मर्द भी ऐसा करते हैं। ये सच है, लेकिन जब तक ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से गोरे यूरोपियनों, एंग्लो ऑस्ट्रेलियनों का एक समान समाज था, मैं कहूँगा मान लीजिए 2010 तक, ठीक है? 2010-2015 तक ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी गोरी थी। उनमें से बड़ी संख्या एंग्लो ऑस्ट्रेलियनों की थी। यौन हिंसा, घरेलू हिंसा लगातार कम हो रही थी। हर साल पिछली साल से बेहतर था। क्यों? क्योंकि समाज एक समान था। घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को खत्म करने के पीछे पूरे समाज का दबाव था। हर साल चीजें बेहतर हो रही थी और सड़क दुर्घटनाएं भी कम हो रही थी, क्योंकि समान समाज के पुरुषों को प्रशिक्षित करना आसान था, बजाय उन पुरुषों के जो अलग और विदेशी संस्कृतियों से आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सूडानी व्यक्ति एक सूडानी बच्चे को लाते हैं, तो भले ही वह ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हो जाए, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और पला बड़ा हो, वो आपके घरेलू हिंसा विरोधी, यौन अपराध विरोधी विज्ञापनों को एक सांस्कृतिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति की तरह नहीं देखेगा। वह ऐसा नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पिता का व्यवहार अलग है। ऑस्ट्रेलियाई पिता का व्यवहार भी अलग होता है। हाँ, कुछ ऑस्ट्रेलियाई ये अपराध अंजाम दिए जाते हैं। घरेलू हिंसा समस्या है, लेकिन उसे इसके लिए शर्मिंदा किया जाएगा। मुझे 2010 के दशक का एक बड़ा अभियान याद है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकना था। ऑस्ट्रेलिया कहता है नहीं। वे चीजें, वे सूक्ष्म संदेश वास्तव में काम कर रहे थे। सोचिए, मुझे लगता है ये बांग्लादेश या ऐसा कुछ है। जरा सोचिए, आप इस परिवार को ऑस्ट्रेलिया लाते हैं, क्योंकि यही हो रहा है। यूरोप जाने वाले लोगों की यही किस्म है, और यही लोग ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले हैं। मैं ये बहुत समय से कह रहा हूँ, ये हो रहा है। आप लोग जानते हैं, ये अब कोई भविष्यवाणी भी नहीं रह गई है। आप उस व्यक्ति को लाकर उसे महिलाओं के खिलाफ हिंसा वाला विज्ञापन दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहता है नहीं। आप क्या सोचते हैं, इसका उस पर क्या असर होगा? उसके बच्चे भी इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि वे यही तरीका जानते हैं। यही तरीका है जिससे आप अवज्ञाकारी महिलाओं को काबू में लाते हैं। असल में पूरा गांव तमाशे का मजा ले रहा है। इसे देखो, आजकल के युवा ऐसे हैं। पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, आप समझ गए होंगे। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनकी सोच गलत है, इसलिए इसका अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। एंथनी एल्बनीज के अनुसार अगर वो प्रवासी ऑस्ट्रेलिया आता है तो उसमें और आप या मैं या ह्यू जैकमैन या स्टीव अर्विन में कोई फर्क नहीं है। मैं सोचता हूँ ऑस्ट्रेलियाई और प्रवासी में अंतर क्या है, क्योंकि मैंने पहले कभी हमारे जैसे देश में ऐसा इस्तेमाल होते नहीं देखा। आप जानते हैं, हमारे यहाँ सरकार में, व्यापार में वरिष्ठ पदों पर लोग हैं। आप जानते हैं, इस देश के कुछ बड़े व्यापारिक दिग्गज यहाँ शरणार्थी और प्रवासी के रूप में आए थे। क्या वे ऑस्ट्रेलियाई लोगों से अलग हैं? वे हमेशा उसी छोटे प्रतिशत पर निर्भर रहते हैं जो सफल होता है। वे कहते हैं, अगर सब कुछ उन पर होता तो बताते, देखो हैरिस सुल्तान क्या प्रवासी नहीं है, चलो पाकिस्तानियों को लाते हैं। 1% भी मेरे जैसा नहीं होगा। मैं ये घमंड में नहीं,
बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अपनी सोच पूरी तरह बदलनी पड़ी थी। मुझे अपनी पुश्तैनी सांस्कृतिक परवरिश छोड़कर उसे किसी और चीज से बदलना पड़ा, वो भी सिर्फ शैक्षणिक रूप से। ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादातर लोगों के पास इसके लिए समय नहीं होता। वे ऐसा नहीं करते। वे एक खास संस्कृति में पैदा होते हैं और वहीं पले बड़े होते हैं। उनकी आदतें पूरी तरह से उनकी मानसिकता में रच बस जाती हैं और वे उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं और काम करते हैं। तो ये एक गलत धारणा है कि प्रवासी और ऑस्ट्रेलियाई में कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि संस्कृति मायने रखती है। अगर आप 1 मिलियन जातीय नॉर्वेजियनों को लाते हैं तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी। अगर आप 1 मिलियन बंगाली, पाकिस्तानी या सूडानी लाते हैं तो जीडीपी नीचे जाएगी। हमारे पास इसके आंकड़े हैं। मैंने ये कई बार दिखाया है। अब कोई इनकार नहीं कर सकता। पहले के समय में जब हमारे पास ठोस डेटा या ठोस आंकड़े नहीं थे तो हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन अब हमें सच में पता है। इसे देखिए, ये यूके है। ये यूके है। सिर्फ श्वेत लोग ही औसतन जितना लेते हैं उससे ज्यादा देते हैं, जो औसतन 1444 पाउंड है। ठीक है, तो वे आर्थिक रूप से फायदेमंद हैं। श्वेत लोग, बाकी लोग बोझ है। उदाहरण, यूके में 2023-2024 में जातीय समूह के अनुसार शुद्ध वित्तीय स्थिति। ठीक है, एक एशियाई परिवार के हर सदस्य को प्रतिवर्ष 4135 पाउंड मिलते हैं। हाँ, प्रति व्यक्ति, परिवार नहीं, माफ कीजिए। और फिर अश्वेतों के साथ ये और भी बढ़ जाता है, दूसरों के साथ ये और भी बढ़ जाता है, मिश्रित के साथ भी ये बढ़ता है। तो श्वेत परिवार वे जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं। वे ही एकमात्र है। तो आपकी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तभी काम करती है जब आपके पास ज्यादा काम करने वाले लोग हों, जब आपके पास ज्यादा मेहनत करने की संस्कृति हो। लेकिन जब आप ऐसी तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लोगों को लाते हैं जिनके देश उन्हें कुछ नहीं देते, तो वे सोचते हैं मुझे बस और बच्चे पैदा करने हैं और सरकार उसका खर्च उठाएगी। यहाँ तक कि अगर सरकार अच्छे कारणों से उसका खर्च उठा रही हो, जैसे कि ठीक है हम अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं, तो भी ठीक है। आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं और पैसे दे रहे हैं जो आपसे नफरत करते हैं। आप मोहम्मद हिजाब और अली दावा जैसे लोगों की अगली पीढ़ी और भविष्य के ISIS भर्ती करने वालों को तैयार कर रहे हैं। यही आप कर रहे हैं। तो ये एक नकारात्मक फीडबैक लूप है जो सिर्फ और भी खराब होता जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध बढ़ने वाले हैं। खुद को तैयार कर लो, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये नस्लवादी है या कुछ और। नंबर 4, यूके में हाल ही में उन्होंने रेज द कलर्स मुहिम शुरू की। जानते हो ऐसा क्यों करना पड़ा? आप यूनियन जैक नहीं लहरा सकते क्योंकि वामपंथी, इस्लामिस्ट और आम मुसलमान कहते हैं कि उन्हें इससे आपत्ति है। वे कहते हैं कि हमें आपत्ति है कि आप यूनियन जैक अपने देश का झंडा लहरा रहे हैं, वही झंडा जिसने उनके लिए सब कुछ किया है। ऑस्ट्रेलिया में हम अभी नहीं पहुंचे, लेकिन शुरुआत देख रहे हैं। मुझे लगता है विक्टोरिया में शायद पिछले हफ्ते या इस हफ्ते एक खबर आई थी, क्योंकि विक्टोरिया में एक वोक लेबर सरकार है। जस्टिन टी एलन एक वोक पागल है। उन्होंने चुपचाप जेल गार्ड्स की वर्दी से ऑस्ट्रेलियाई झंडा हटा दिया और उसकी जगह आदिवासी झंडा और LGBTQ झंडा लगा दिया जेल गार्ड्स की वर्दी पर। तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो आप देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलियाई झंडा देखेंगे। बहुत से लोग इसे नस्लवादी मानने लगेंगे और ऑस्ट्रेलियाई झंडा लहराना कलंकित हो जाएगा। उन्हें यह पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा होने वाला है, आप ये देखेंगे। इसलिए आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा। इसे चुपचाप मत सहो। यहाँ तक कि ब्रिटिश लोग जो सचमुच इस्लामवादियों को स्वेच्छा से जगह दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने भी कहा अब बहुत हो गया। इसीलिए ये आंदोलन रेज द कलर्स शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई झंडा पकड़े हुए लोग, सिर्फ झंडा पकड़ना ही अब नस्लवादी माना जाएगा। सिर्फ झंडा पकड़ना। मैंने भी ये बात कही थी और मुझे लगता है कि आप बहुत से ऑस्ट्रेलियाई लोग भी शायद ये देख रहे हैं। हालांकि यहाँ अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यूके में सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए रूस, चीन और ऐसे कुछ दूसरे देशों से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक मिनट, मैं देखता हूं कि मेरे पास आंकड़े हैं या नहीं। तो यूके में सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बेलारूस, जर्मनी, चीन, तुर्की, रूस से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रूस में 400, देखिए यहाँ 12,000। मुझे लगता है कि ये अगले 1, 2, 3, 4, 5, 6 देशों को मिलाकर भी ज्यादा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं
कि आम लोग और शायद मैं भी। इसी कारण मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि मुझे अपने दरवाजे पर दस्तक की उम्मीद है, खासकर हाल में गढ़े गए और हड़बड़ी में लागू किए गए हेट स्पीच कानूनों के बाद। यही उन्होंने यूके में किया, जो जनता के हित में नहीं है। यूके गृह कार्यालय को अधिकार है कि वे लोगों को गिरफ्तार कर नागरिकता रद्द कर सकते हैं अगर गृह सचिव इसे जनता के भले के लिए अनुकूल ना माने। हमारे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी हाई कोर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च अदालत है, ने कहा है कि आप लोगों की नागरिकता रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सजा है और सजा सिर्फ कानून और ऑस्ट्रेलियाई अदालतों के जरिए ही दी जा सकती है, सरकार की कार्यकारी शाखा के जरिए नहीं। मुझे लगता है यह थोड़ा जटिल है, लेकिन उन्होंने नया घृणा भाषण कानून बनाया है। मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पोस्ट्स के कारण कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में अभी नहीं हुआ, लेकिन अगर हो तो हैरान मत होना, क्योंकि यहाँ वही लोग हैं जिन्होंने यूके, फ्रांस, जर्मनी को बर्बाद किया। यही गिरोह है। मुझे नहीं पता, मैं ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी जैसी साजिश में ना भी जाऊं, फिर भी ये सब ज्यादा संगठित और योजनाबद्ध लगता है। शायद ऐसा बड़ा टेबल ना हो जहां लोग बैठे हमारे भाग्य का फैसला कर रहे हों। यह इतना संगठित भी ना हो, लेकिन किसी वजह से उनकी विचारधारा, ऐसे लोग हैं जो इस वैश्विक विचारधारा में विश्वास करते हैं, जो फैसले ले रहे हैं जिससे हमारे लिए एक जैसा ही संसार बन रहा है। तो ये सोचना बहुत ही घमंडी और भोला होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होने वाला, तो ये होने ही वाला है। सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसकी संभावना है। इसलिए मैंने 10 भविष्यवाणियां बताने का सोचा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में मेरी पहली 5 भविष्यवाणियां हैं, जो असल में भविष्यवाणियां नहीं हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग कहेंगे, अरे ये तो साफ है। मैं ये 3-4 साल से कह रहा हूँ, इससे पहले कि ये शुरू हुआ। तो मैंने सोचा कि मुझे ये कैमरे पर कहना चाहिए, ताकि मैं बाद में आपको दिखा सकूं और कह सकूं, देखो मैंने ये मई 2026 में बताया था। आप कहेंगे इसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन अगले कुछ सालों में ये सच होने वाला है। मैं इस वीडियो का दूसरा भाग बनाऊंगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में अपनी अगली 5 भविष्यवाणियां बताऊंगा।